वेलकम गाइस। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको कंप्लीट क्वांटम यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। क्वांटम 1 और क्वांटम 2। क्वांटम 2 को हम एडवांस क्वांटम भी बोलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके CSIR नेट गेट के अंदर आते हैं वो सब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और जो नोट्स वगैरह आपके कैसे किस तरीके से तैयार करने हैं, कोई आर्टिकल के कैसे नोट्स होने चाहिए वो भी हम यहाँ पे करेंगे। मतलब सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी क्वांटम आपको मुश्किल लगती है उतनी है नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम बात करते हैं किसकी। जस्ट वेट, मैं चेक कर लूँ एक बार चल रहा है क्या नहीं कुछ माइक। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोडक्शंस। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शंस बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो, फाउंडेशंस, चलो रहने दो, आप डायरेक्ट इंट्रो ही करो इसका, कुछ भी बोल दो वैसे तो। इंट्रोडक्शंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए हम पहले क्या पढ़ते थे। पहले हम पढ़ते थे क्लासिकल फिजिक्स। पहले हम क्या पढ़ते थे? क्लासिकल फिजिक्स। इस क्लासिकल फिजिक्स में आता क्या क्या था? इस क्लासिकल फिजिक्स में आपने पढ़े न्यूटोनियन फिजिक्स, और क्या पढ़ा आपने? ऑप्टिक्स, और क्या पढ़ा आपने? थर्मोडायनेमिक्स, और क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसका एक और नाम होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। ये सब कुछ पढ़ रखा हमने। हमको किसी भी फॉर्मूला, किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना था, या तो हम इसकी मदद लेते थे या इसकी या इसकी या इसकी, हम उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देते थे इनकी किसी की भी हेल्प लेकर। ये किसके ऊपर बेस्ड थी? न्यूटन के 3 लॉ थे, आपको पता है। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ फोर्स। तीसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये न्यूटोनियन फिजिक्स में आते हैं। ऐसे ही इनके लॉ थे, हमने पढ़ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारा का सारा कंसेप्ट किसका था? क्लासिकल फिजिक्स था। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम इनकी हेल्प लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम स्टडी करते चले गए, डीप में जाते चले गए, तो वहाँ पर आके हमको थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। फिर कुछ फिनोमेना थे जहाँ पर ये फेल होनी शुरू हो गई थी, ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। क्लासिकल फिजिक्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, सपोज कर लो आपको किसी बॉडी की डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। या आपको वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो इतने टाइम बाद यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, अगर आपको v पता है, t पता है और u पता है, तो आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, तो आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे कि कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रही है, तो 10 मिनट बाद वो कहाँ पर पहुँचेगी, हम एग्जैक्ट बता सकते थे, वो वहीं पर मिलती भी थी। लेकिन कुछ जगह पर आके ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ फिनोमेना ऐसे हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जहाँ पर इसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो चीज़ हो क्यों रही है, वो ऐसा नेचर क्यों शो कर रही है। वो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्यों फेल हुई है? पहला,
या आप कुछ मर्जी लिख दो यार, ठीक है। पहला आपका पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक डायमेंशन एटॉमिक डायमेंशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, सर एक न्यूक्लियस होता है, हाँ, उसके इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ घूमता है वो, मैंने कहा हाँ, जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होता है, वो लगातार कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट करता रहता है। जैसे जैसे रेडिएशन एमिट करेगा उसका रेडिएशन डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाके मिल जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता है, कभी भी नहीं होता। अगर एटम कोलैप्स होता तो हम कोई भी नहीं यहाँ पर मिलता, सब कुछ खत्म हो जाता है इस दुनिया में। एटम कोलैप्स नहीं होता, तो वहाँ पर आके क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी। ये रदरफोर्ड ने दिया था बेटा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन था आपका, ओके, ये न्यूक्लियस था। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए थे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कांट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, कांट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब सर क्यों नहीं कर पाया था, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन एमिट होगी वो कंटिन्यूसली होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। तो वो डिस्क्रीट क्यों होते हैं ये नहीं बता पाई थी। उसके बाद मोशन इन रिलेटिविस्टिक फॉर्म। स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब कोई बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगी तो वो कितने टाइम बाद कहाँ पर पहुँच सकती है, या उसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये नहीं बता पाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कांट एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Just wait. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इनको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कौन, क्लासिकल में फिजिक्स क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट जो था उसमें हम यूज़ कर रहे थे एक्सरे। क्या यूज़ कर रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये जो होती है ये शो करती है, शो वेव नेचर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये शो करती है, शो पार्टिकल नेचर। ओके, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग, क्लासिकल फिजिक्स जो थी उसके अकॉर्डिंग तो जो एक्सरे होती है वो वेव नेचर शो करती है, वेव करैक्टर शो करती है। लेकिन क्वांटम के अकॉर्डिंग वो क्या शो करती है, वो एक पार्टिकल नेचर शो करती है। ओके, ये बात पता लगी आपको। सेम यही चीज़ इसमें एक्सरे नहीं थी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सरे नहीं थी, उसमें हम नॉर्मली लाइट का यूज़ करते हैं। सेम रीज़न उसमें भी यही है। ओके, नेक्स्ट है
चलिए इतने तो काफ़ी हो गए शायद, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, अब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कब से ये स्टार्ट हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे, इसका जो बर्थ था वो 14 दिसंबर 1900, 14 दिसंबर 1900 में हुआ था। किसने किया था, किसकी वजह से इसका ये ब्रांच अलग से निकलेगी, सेपरेट होगी? वो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने अपना पहला फॉर्मूला दिया, क्वांटम मैकेनिक्स का पहला फॉर्मूला वो था E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ये शो करता था कि लाइट डिस्क्रीट फॉर्म होती है, लाइट डिस्क्रीट फॉर्म होती है, कंटिन्यू नहीं होती कभी भी। ओके, नेक्स्ट था 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया बाय यूजिंग मैक्स प्लैंक फॉर्मूला। ही एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब श्योरिटी हो गई थी कि हाँ ये जो फॉर्मूला दिया है ये कुछ कुछ सही है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो उसने भी इसी फॉर्मूले का यूज़ किया और एक्सप्लेन किया था। फिर 1913 में, 1913 में बोहर, नील्स बोर बोल सकते हैं मैं यहाँ पे, इन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया। उसके बाद 1923 में A.H. कॉम्पटन ने, A.H. कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया और जो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था उसका नाम दिया गया कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें एक्सरे यूज की गई थी, ध्यान से सुनना, एक्सरे यूज की गई थी जो क्या शो करती थी, पार्टिकल नेचर शो कर रही है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो वो वेव नेचर शो करती थी। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट जो था 1927 में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने गारंटी दे दी, जिसने मोहर लगा दी कि पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टर। पार्टिकल का कैसा कैरेक्टर होता है? वेव कैरेक्टर होता है। किसने बोला था? जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। इट मींस जो लाइट होती है उसके दो कैरेक्टर होते हैं, एक पार्टिकल और एक वेव। पार्टिकल का वेव कैरेक्टर भी हो सकता है, वेव का पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है। इन्हीं के पैरेलल में 1925 में दो साइंटिस्ट आए, एक श्रोडिंगर और एक हिजनबर्ग। श्रोडिंगर ने जो थ्योरी दी वो थी वेव मैकेनिक्स।
हिजनबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो थी मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ओके, इन दोनों थ्योरी को मिलकर हम क्या बोल देते हैं, एक कंबाइन नाम दे दिया हमने, क्या, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद तो ये कारवा चलता चला गया और अलग अलग जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी। जैसे कि बोल सकते हैं हम ये आप एडवांस क्वांटम में भी पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा सा, और क्वांटम 1 में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैक्स बोहर, और इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं जो डब्ल्यू पाउली। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्वांटम को और डीप में लेके चले गए और ऐसे फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पे बताने में फेल हो गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।